रशिया के पास ऐसी सीक्रेट नेचुरल पावर मौजूद है जिसके जरिए वो एक बार फिर सुपर पावर बन सकता है। अमेरिका के बाद दुनिया की सबसे बड़ी पावरफुल मिलिट्री रखने वाले रशिया को वो कौन सी चीज है जो सुपर पावर बनने से रोक रही है, जिसका टाइटल अभी अमेरिका के पास है पर जल्द ही वापस रशिया के पास आने वाला है। लेकिन सवाल तो ये है कैसे और कब। रशिया की ज्योग्राफिकल लोकेशंस में कुछ सालों में कई ऐसी बड़ी चेंजेस आने वाली है जो एक बार फिर इसे सुपर पावर बना देगी। हम सब ये तो जानते ही हैं, रशिया दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जो सबसे बड़ा माना जाता है। इसका अंदाजा हम ऐसे लगा सकते हैं जब इसके एक साइड वेस्ट में सनराइज का टाइम होता है और उसी वक्त ईस्ट में रात का डिनर चल रहा होता है, यानी कि तकरीबन 12 घंटों का डिफरेंस हम रशिया में ही देख सकते हैं। 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ रशिया इतना ज्यादा बड़ा है कि इसके अंदर 204 यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, 5 इंडिया या फिर 19 पाकिस्तान जैसे मुल्क भी शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा रशिया ना ही सिर्फ एरिया में बड़ा है बल्कि इसकी जमीन के नीचे दुनिया के सबसे बड़े ऑयल और गैस के रिजर्व भी मौजूद हैं। नेचुरल गैस रिजर्व में रशिया पहले नंबर पे आता है जबकि ऑयल रिजर्व में रशिया 8वें नंबर पे आता है। 2021 के सर्वे के मुताबिक यूरोप में कई ऐसे मुल्क हैं जो पूरी तरह रशिया की गैस पर डिपेंड हैं। अगर इनकी एवरेज निकाली जाए तो पूरे यूरोप में 40% गैस रशिया से ही भेजी जाती है। यानी अगर रशिया यूरोप में गैस देना बंद कर दे तो पूरे यूरोप की इकोनॉमी पर बहुत ही बुरा असर पड़ सकता है। दुनिया की सबसे बड़ी और नेचुरल मिनरल से भरपूर रशिया की जमीन इतनी ज्यादा उपजाऊ है कि जिसके चलते रशिया वीट का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर और पूरी ही दुनिया में वीट से बने हुए प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करता है, यानी तकरीबन 18%। इन सभी फायदों के बाद रशिया की ज्योग्राफी का एक बहुत बड़ा मसला भी है जो रशिया को सुपर पावर बनने से रोक रहा है, और वो मसला रशिया की ज्यादातर जमीन इंतहाई खराब वेदर कंडीशन की वजह से बेकार पड़ी है। ये हिस्सा साइबेरिया में आता है जहाँ पर पूरे साल एवरेज टेम्परेचर सिर्फ और सिर्फ 0.5 डिग्री सेल्सियस ही होता है। दुनिया का सबसे बड़ा ठंडा शहर भी इस एरिया में ही आता है जहां पर हैरान करने वाला टेम्परेचर सर्दियों में 71 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है, और इस शहर को ओमियाकॉन नाम से जाना जाता है क्योंकि रशिया का 70% हिस्सा एक्सट्रीम वेदर कंडीशन से डिस्टर्ब है। इसी वजह से एक तो रशिया की पॉपुलेशन एरिया के हिसाब से बहुत ही कम है, और दूसरा जितनी भी पॉपुलेशन रशिया में रहती है उसका ज्यादातर हिस्सा इसी साइड में ही रहता है। ये एक मसला है जो रशिया सदियों से इस पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है, फिलहाल अभी तक नाकाम है। ना की जमीन इसकी कोस्ट लाइन भी अमेरिका से काफी बड़ी है। रशिया की कोस्ट लाइन 37,650 किलोमीटर में फैली हुई है, लेकिन यहाँ पर भी रशिया बहुत से मसलों में गिरा हुआ है। असल में ये अंटार्कटिका ओशन है जो तकरीबन पूरे साल बर्फ की जमीन की तरह ही बना होता है, यानी कि इतनी बड़ी कोस्टलाइन होने के बावजूद भी कोई भी काम की नहीं। अब जाहिर सी बात है, जिस मुल्क के पास जितना बड़ा समुद्र होगा वो उतना ही कंट्रीज के साथ ट्रेड कर सकता है, और ज्यादा ट्रेड का मतलब उतना ज्यादा ही पावरफुल भी बन सकेगा, क्योंकि वो आखिरकार समुद्र ही एक जरिया है जिसके कारण पूरी दुनिया में प्रोडक्ट्स को बहुत ही कम प्राइस में पहुँचाया जाता है। बर्फ की वजह से कार्गो शिप्स को अकेले चलने में मुश्किल ही नहीं होती बल्कि काफी खतरनाक भी साबित हो सकता है। इतनी बड़ी कोस्टलाइन होने के बावजूद भी रशिया बड़ी मुश्किल से ही दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड करता है। ज्यादातर रशिया पूरी दुनिया से ट्रेड करने के लिए इन 3 पोर्ट्स को ही यूज करने पर मजबूर है। इनमें से एक रशिया के ईस्ट साइड में मौजूद है जो व्लादिवोस्टोक पोर्ट के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर पानी कई महीनों तक बर्फ ही बना रहता है। लेकिन जब गर्मियों का मौसम आता है यहाँ से ट्रेडिंग शुरू हो जाती है तो रशिया के जहाजों को जापान के कंट्रोल एरिया से गुजरना पड़ता है, और जापान अमेरिका और नेटो का बहुत ही मजबूत अलाइड पार्टनर है। नेटो एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसके बीच में टोटल 30 कंट्रियां इंक्लूड हैं जो रशिया से बचने के लिए बनाया गया था। यानी अगर किसी भी नेटो कंट्री पर रशिया हमला करता है तो उसके मुकाबले में सभी ही नेटो कंट्रीज मिलकर उसका मुकाबला करेंगी। दूसरी तरफ रशिया का सेंट पीटर्सबर्ग पोर्ट मौजूद है और यहाँ पर भी सेम ही प्रॉब्लम्स रशिया को फेस करनी पड़ती है। आखिर नंबर पे नोवरोसिस्क पोर्ट बचता है जो रशिया के साउथ में ब्लैक सी के साइड में लगता है। यहाँ पर कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन रशियन जहाजों को टर्की के पास बड़े छोटे रास्तों से निकलते हुए गुजरना पड़ता है, यानी कि इधर भी रशिया को खुलकर ट्रेड करने की आजादी नहीं है। कुल मिलाकर बात तो यही है, इतनी बड़ी कोस्टलाइन होने के बावजूद भी रशिया को ट्रेड करने के लिए पहले तो ठीक ठाक वेदर का इंतजार करना
करना पड़ता है और अपने दुश्मन नेटो कंट्री से ट्रेड करने के लिए अप्रूवल लेनी पड़ती है। लेकिन उसके बावजूद भी जीडीपी रैंकिंग में रशिया 8वें नंबर पर खड़ा है। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका मतलब किसी भी कंट्री में मौजूद लोगों की कंबाइंड इनकम को जीडीपी कहा जाता है। यानी जीडीपी रैंकिंग से ही अंदाजा लगाया जाता है कि कितनी कंट्री डेवलप्ड है। पर यह किसी भी कंट्री की पावर जानने के लिए सही तरीका नहीं है। जीडीपी को छोड़कर अगर मिलिट्री वेपन्स और फोर्सेस की बात की जाए तो अमेरिका से भी कई गुना ज्यादा रशिया की मिलिट्री के पास दुनिया के सबसे ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब्स मौजूद हैं। अमेरिका के बाद रशियन मिलिट्री ही है जो दुनिया की सबसे ताकतवर आर्मी कहलाई जाती है। यहाँ पर भी रशिया अगर नंबर 1 पर नहीं है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने वेदर कंडीशन की वजह से। ये हार्श वेदर ही है जिसकी वजह से आज तक कोई भी रशिया पे कब्जा नहीं कर सका। 6 लाख से ज्यादा सोल्जर नेपोलियन ने रशिया पर कब्जा करने के लिए भेजे थे, लेकिन इस सर्द मौसम की वजह से उसके 6 लाख सोल्जर में से सिर्फ 1 लाख फौजी ही जान बचाकर लौटने में कामयाब हुए थे। सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हिटलर ने 38 लाख फौजियों के साथ रशिया पर हमला किया, लेकिन कब्जा करने की तो दूर की बात, 10 लाख से भी ज्यादा जर्मन फौजी मारे गए और बचे हुए फौजियों को रशियन आर्मी ने अपना बंदी बना लिया। और दूसरी तरफ हिटलर को इससे इतना ज्यादा सदमा पहुंचा कि उसने सुसाइड ही कर डाला। आप अभी समझ ही चुके होंगे जो रशिया को सुपर पावर बनने से रोक रही है वो है यहाँ का ठंडा वेदर। यानी अगर रशिया का ये ठंडा वेदर किसी भी तरह से न्यूट्रल हो जाए तो वो नॉर्थ में मौजूद समुद्र को ट्रेड के लिए इस्तेमाल करके और भी ज्यादा मजबूत बन सकता है। इसके अलावा रशिया का कोई भी एरिया ऐसा नहीं है जहाँ पर गोल्ड, यूरेनियम, डायमंड्स के साथ साथ बहुत सारी कीमती मिनरल्स को देखा जा सकता है, लेकिन ठंडे वेदर होने की वजह से उनकी माइनिंग करना नामुमकिन है। अगर ये ठंडा मौसम ना हो तो सभी ही मिनरल्स और मेटल्स को माइन करके रशिया कामयाबी की बुलंदियों को छू सकता है। अगर ऐसा हो जाए तो जीडीपी रैंकिंग में अमेरिका को भी पीछे छोड़ सकता है। अगर देखा जाए तो एक तरीका जरूर है जिससे रशिया एक बार फिर सुपर पावर बन सकता है, और वो है ग्लोबल वार्मिंग। जी हाँ, यही एक इकलौता तरीका है जो रशिया को दोबारा से सुपर पावर बना सकता है। सही से समझने के लिए इस हीट मैप को देखें। इसमें ये ऊपर वाली कंट्रीज वो हैं जिनका एवरेज टेम्परेचर 11 से 15 डिग्री सेल्सियस तक होता है, और ये टेम्परेचर ह्यूमन प्रोडक्टिविटी का बेस्ट टेम्परेचर माना जाता है। इस टेम्परेचर के अंडर आने वाली कंट्रीज अमेरिका, यूरोप, जापान, चाइना और साउथ कोरिया को देखा जा सकता है, और ये वही कंट्रीज हैं जिन्हें हम सक्सेसफुल कंट्रीज की लिस्ट में देखते हैं। लेकिन कई एक्सपर्ट्स मानते हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हर साल जो बर्फ मेल्ट होती जा रही है उसके कारण 2080 आने तक टेम्परेचर की यही रेंज नॉर्थ के टॉप में चली जाएगी, और फिर बारी आएगी अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड और सबसे बढ़कर रशिया की। सुएज कैनाल एक ऐसा समुद्री रास्ता है जो एशिया को यूरोप से कनेक्ट करता है। सिर्फ चाइना ही नहीं बल्कि पूरे एशिया की सभी ही शिप्स को यूरोप जाने के लिए इस सुएज कैनाल को ही इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसके लिए हर कंट्रीज के शिप को इजिप्ट के रास्ते से निकलने के लिए टोल पे करना पड़ता है। हर साल तकरीबन 20,000 से भी ज्यादा शिप्स इस रास्ते को आने जाने के लिए यूज करती हैं। यानी साल के 20,000 शिप्स के ट्रांजिट पर इजिप्ट गवर्नमेंट को 8 लाख अरब डॉलर मिलते हैं। चाइना के शंघाई पोर्ट से रोटरडैम तक शिप्स को 18,000 किलोमीटर तक का सफर और 37 दिन लग जाते हैं। लेकिन आर्टिक ओशन में बर्फ मेल्ट हो जाने के बाद शिप रशिया से होकर निकलेंगी, जिसकी वजह से उन्हें 10,500 किलोमीटर और 22 दिन का समय ही लगेगा अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। यानी यहाँ चाइनीज कंपनी लाखों डॉलर ट्रांसपोर्टेशन के बचाएंगी, वहीं जाहिर है रशिया को उसके कंट्रोल समुद्र से गुजरने की मोटी फीस भी पे करनी पड़ेगी। एग्रीकल्चर से लेकर नेचुरल गैस तक और कीमती मिनरल से लेकर रशिया की पॉपुलेशन ग्रोथ तक क्लाइमेट चेंज की वजह से लगभग हर एक सेक्टर में रशिया का पलड़ा भारी ही लग रहा है। उम्मीद है आने वाले 50-60 सालों में रशिया एक बार फील्ड वर्ल्ड सुपर पावर बन के दिखाएगा।